हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक बाय उमेश सर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए सिंगेज मैथमेटिक्स की बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। एंड इसी बुक की सीरीज में हमने वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री बुक को स्टार्ट किया। इस बुक का चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है, जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। एंड चैप्टर 3 का आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। ओके, तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। देखिए, यहाँ पर आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। क्रॉस प्रोडक्ट, ओके। तो सबसे पहली बात आती है वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर इसका दूसरा नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, ये टॉपिक आप लोगों के 12th क्लास का भी है एंड कंपटीशन का भी है। ठीक है, जब कोई टॉपिक अगर बोर्ड का नहीं होगा तो मैं आपको उस टॉपिक के बारे में बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक बोर्ड का नहीं है। आप इस टॉपिक को बोर्ड के लिए भी साथ साथ तैयार कर सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहला पॉइंट आता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? देखिए, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों का प्रोडक्ट करने के लिए अगर मैं दोनों के बीच में क्रॉस सिंबल का यूज करता हूं तो इसको कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। एंड इसका जो रिजल्ट है वो होता है ए वेक्टर का मॉडुलस, बी वेक्टर का मॉडुलस, साइन ऑफ थीटा एंड एन यूनिट वेक्टर। तो इसके राइट साइड में आप देख सकते हैं कि ए मॉडुलस, बी मॉडुलस और साइन थीटा ये स्केलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि एन यूनिट वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी वजह से जो राइट साइड है वो एक वेक्टर की तरह से काम करेगा, और वेक्टर की तरह से काम करेगा इसलिए आप इसको वेक्टर प्रोडक्ट कह सकते हैं। क्लियर? आई होप सभी को ये पॉइंट समझ में आ गया है कि वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि एन यूनिट वेक्टर क्या है। तो जैसा कि आपको इस डायग्राम में शो हो रहा है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर, आपके पास दो वेक्टर हैं, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, और आप फिंगर को किस डायरेक्शन में मोड़ रहे हैं? ए से लेके बी की डायरेक्शन में आप मोड़ रहे हैं अपने फिंगर को। तब जो थंब की डायरेक्शन होगी वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की होगी, और सिंपली आप इसको कह सकते हैं कि एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी यही होगी। मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड एन यूनिट वेक्टर हमेशा सेम होंगे। आप मेरी तरफ समझिए एक बार देख के। अगर मैं यहां से बात करूं कि ये आपके पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और आपने ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ मूव किया, ठीक है, ए से बी। अगर मैं इसको ए इसको बी मान रहा हूं तो ए से बी की तरफ मैं मूव कर रहा हूं ऐसे। क्लियर? ए से बी की तरफ ऐसे। तो मेरा थंब किस डायरेक्शन में होगा? अगर ये ए वेक्टर था आपके पास, ये बी था, और मैं ए से बी की तरफ आ रहा हूं तो मेरा थंब जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो अपवर्ड डायरेक्शन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? अगर मैं बी से ए की तरफ जाता हूं, बी से ए, ठीक है, तो बी से ए जाऊंगा तो देखो मेरी डायरेक्शन क्या रहेगी? अगर मैं बी को ए को मान रहा हूं तो बी से ए के लिए मेरी डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगी। जो थंब है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इस प्लेन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्लियर? तो ए क्रॉस बी या एन यूनिट वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ए क्रॉस बी और एन यूनिट वेक्टर एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। देखिए यहां पर बता रहा हूं मैं, एन यूनिट वेक्टर, यहां से एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन
which is perpendicular to both a vector and b vector. क्लियर? दोबारा समझिए, अगर आपके पास ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, इन दोनों के प्लेन को ज्वाइन करना, इन दोनों के प्लेन को ज्वाइन करने से जो प्लेन बनता है उसके परपेंडिकुलर अगर कोई वेक्टर है तो वो वेक्टर a क्रॉस b को रिप्रेजेंट करेगा और उसी की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पर n यूनिट वेक्टर होगी, जैसे कि आपको यहाँ पर ऊपर डायग्राम में रिप्रेजेंट हो रहा है कि n यूनिट वेक्टर और a क्रॉस b सेम डायरेक्शन में होंगे। क्लियर? और बाकी नीचे जो दो डायग्राम है इनमें क्या बताया गया है कि a क्रॉस b अपवर्ड फेसिंग है, क्योंकि आप a से b की तरफ जा रहे हैं, आपको डायरेक्शन यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो अपवर्ड फेसिंग होगा जब आप a से b की तरफ जाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन क्या रहेगी, a से b की तरफ आप जाएंगे तो आप फिंगर को ऐसे मोड़ रहे हैं a से b की तरफ। ठीक है, तो अपवर्ड फेसिंग होगा, और अपवर्ड फेसिंग है तो a क्रॉस b और n कैप सेम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। बट अगर आप b क्रॉस a जा रहे हैं, सेकंड डायग्राम में आप ऑब्जर्व करिए, सेकंड डायग्राम में देखिए, तो सेकंड डायग्राम में आप समझिए, सेकंड डायग्राम में ये फर्स्ट डायग्राम है, ये सेकंड, तो सेकंड डायग्राम में आप देखिए कि एंगल तो थीटा a और b के बीच में, लेकिन अब आप b से a की तरफ आ रहे हैं, तो b से a की तरफ आ रहे हैं तो आप इस स्क्रू को राइट साइड मूव करवाएंगे। ठीक है, डाउनवर्ड अगर ऐसे मूव करवाएंगे तो इसके डायरेक्शन b क्रॉस a होगी, लेकिन अब इसको n कैप ना बोल के माइनस n कैप कहा जाएगा। आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि b क्रॉस a एंड a क्रॉस b इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो b क्रॉस a को आप माइनस ऑफ a क्रॉस b लिखेंगे। देखिए आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ये माइनस सिर्फ a के साथ नहीं है, इसको आप थोड़ा और अच्छे से समझिए कि b क्रॉस a एक वेक्टर होगा एंड a क्रॉस b एक दूसरा वेक्टर होगा, बट इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर? आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था यहाँ से, फर्स्ट पॉइंट तो आपके पास हो गया a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ a मोड ऑफ b साइन थीटा एंड n यूनिट वेक्टर। एंड सेकंड पॉइंट आप यहां से ये भी पढ़ सकते हैं कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा, a वेक्टर के मॉडुलस का मॉडुलस मतलब सिंपल a वेक्टर, b वेक्टर का मॉडुलस एंड साइन ऑफ थीटा, और n यूनिट वेक्टर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि n यूनिट वेक्टर का मॉडुलस कितना होगा, यहाँ से 1 होगा। ठीक है, तो सेकंड फॉर्मूले को भी आप अच्छे से ध्यान रखिए, ये भी आपको काफी यूज होगा। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज है क्रॉस प्रोडक्ट की, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है देखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसको हम पढ़ चुके हैं, a क्रॉस b किसके इक्वल होगा, b क्रॉस a के। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी a क्रॉस a जीरो वेक्टर के इक्वल होगा, यहाँ पे आप जीरो के ऊपर एरो लगाएंगे, जीरो वेक्टर के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर की डेफिनेशन में a वेक्टर का मॉडुलस b वेक्टर का मॉडुलस एंड साइन थीटा n यूनिट वेक्टर होता है, अगर दोनों वेक्टर को सेम लिख दिया जाए, b वेक्टर को a वेक्टर से रिप्लेस कर दिया जाए, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप b को a लिख सकते हैं, बट यहाँ पे साइन 0 डिग्री आएगा एंड n यूनिट वेक्टर, और इस साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो टोटल मल्टीप्लाई होके क्या आएगा यहाँ से 0 वेक्टर, क्योंकि अभी आपके पास यहाँ से n यूनिट वेक्टर के साथ है। क्लियर? तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर इज 0 वेक्टर। ठीक है, आई होप सभी को ये पॉइंट समझ में आ गया। और इसी के साथ आप फोर्थ पॉइंट का ये जो पोर्शन है जिसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं, इसको भी आप इसी के साथ अच्छे से याद रख सकते हैं। अगेन 0 के ऊपर वेक्टर लगेगा, i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k 0 वेक्टर होगा, क्योंकि जब दोनों वेक्टर सेम है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 वेक्टर। क्लियर? नेक्स्ट अगर बात करते हैं थर्ड की, थर्ड केस, तो थर्ड केस में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, इसको तो आप काफी आसानी से यहाँ पर याद रख सकते हैं।
कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर होगा। इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, ए वेक्टर क्रॉस को बी के साथ और ए वेक्टर क्रॉस को आपने सी के साथ मल्टीप्लाई किया है। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी का एक और पार्ट है जिसको मैं अगेन बॉक्स में बंद कर रहा हूं। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? बाय डेफिनेशन आप इसको समझ सकते हैं, और इसका एक अल्टरनेटिव मेथड है जिसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आपके पास आई कैप, जे कैप और के कैप, एक ही डायरेक्शन में आपने सर्कल पे इनको रिप्रेजेंट कर दिया है, सेम डायरेक्शन में। तो अगर आप आई और जे का क्रॉस करेंगे, आई कैप और जे कैप का क्रॉस करेंगे, आई और जे का, तो आपके पास क्या आएगा? यहाँ से के कैप। अगर आप जे कैप और के कैप का क्रॉस करेंगे, जे से के जा रहे हो तो आपके पास उसी डायरेक्शन में आई कैप आ जाता है। एंड अगर यहां से आप के कैप और आई कैप का क्रॉस करोगे, के से आई, आपकी डायरेक्शन ये है, तो के से अगर आई तक आप जा रहे हो तो आपके पास जे कैप बच रहे, उसकी डायरेक्शन सेम होगी। क्लियर? एक मेथड तो ये था इसको समझने के लिए, लेकिन फर्स्ट जो मेथड है वो क्या रहेगा? ए क्रॉस बी की डेफिनेशन से ए की जगह पे आप आई लिखें, बी की जगह पे जे लिखें, आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि आई किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को, जे कैप वाई एक्सिस के डायरेक्शन को, तो के कैप किसको रिप्रेजेंट करेगा? जेड एक्स के डायरेक्शन को, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ, इसको हम पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और वो दोनों कोलिनियर हैं, तो इसका मतलब उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट डेफिनेटली जीरो आएगा। कैसे? अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कैसे हैं? कोलिनियर वेक्टर्स हैं, कोलिनियर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए वेक्टर इज इक्वल टू सम लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ से ए वेक्टर की जगह पे लैम्डा बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो लैम्डा तो कोई कांस्टेंट है, एंड आप यहाँ से बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकते हैं। अब आप प्रॉपर्टी देखिए सेकंड, जो आपको स्लाइड पे दिख रही है, तो इसका वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से जीरो वेक्टर, तो फाइनली आप लिख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? यहाँ से जीरो वेक्टर। पॉइंट नंबर सिक्स, पॉइंट नंबर सिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप है, ये आपके पास यहाँ से ए वेक्टर है, एंड बी वेक्टर है b1 आई कैप, b2 जे कैप, b3 के कैप, ये आपके पास दूसरा वेक्टर है। और अगर आप ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना चाहते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो आप डिटरमिनेंट की हेल्प से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट रो में आप आई कैप, जे कैप, के कैप लिखेंगे, सेकेंड रो में जो ए वेक्टर के कंपोनेंट है उनको लिखेंगे आप a1, a2, a3, और थर्ड रो में बी वेक्टर के कंपोनेंट b1, b2, b3 लिखेंगे। उसके बाद आप इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे। आई होप सभी स्टूडेंट्स को डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना अच्छे से आता होगा। ठीक है, तो जब आप डिटरमिनेंट एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं आपको कमेंट में उसका आंसर जरूर दूंगा वहां पे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड पे समझाया था कि अगर आपके पास कोई दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो आपको एक ऐसा वेक्टर लिखना है जो ए और बी दोनों के साथ परपेंडिकुलर हो। देखिए, मैंने आपको बताया था इस बॉक्स के अंदर, यहाँ पर आप पढ़िए इसको, यहाँ पर एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जो किस लाइन के अलोंग है? विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एंड इट्स प्लेन, ए और बी के प्लेन के साथ भी। तो आप एन यूनिट वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं? ए और बी का
पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट, अगर आपको कोई भी यूनिट वेक्टर चाहिए तो पहले आप वेक्टर लिखेंगे एंड उसके अपॉन में उसी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो n यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में, a क्रॉस b की डायरेक्शन में, तो आप ऊपर तो a क्रॉस b लिखेंगे बट नीचे a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो ऐसा करने से आपके पास एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा। एंड अगर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लैम्डा है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लैम्डा है, ठीक है, तो आप उस वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, आप उस वेक्टर को कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड लैम्डा। तो बस आपको एक्स्ट्रा लैम्डा से और मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो यूनिट वेक्टर ऊपर लिखा गया उससे। क्लियर? आई होप सभी को काफी अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। नाउ अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज पे जो कि ज्योमेट्रिकली क्रॉस प्रोडक्ट के मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, फर्स्ट, अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है, अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम को आपको दो इसकी एडजेसेंट साइड्स दी हुई है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो आप इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड वो एरिया क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और आगे स्क्वायर यूनिट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर आपके पास पैरेललोग्राम के डायगोनल्स गिवन है, ए वेक्टर और दूसरा डायगोनल है बी वेक्टर, इसके डायगोनल्स गिवन है एक पैरेललोग्राम के, तो अब आप इसका एरिया कैसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और स्क्वायर यूनिट। पॉइंट नंबर थर्ड, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड्स आपको दी हुई हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, आप डायरेक्शन जरूर देखिए कैसे मैं लिख रहा हूं इनको। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, जैसा सेकंड लिखा गया है सेम वही इसका एरिया यहां से होगा। ये आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये पॉइंट काफी अच्छे से समझ में आ गए हैं। इन पॉइंट्स पे सीबीएसई बोर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछता है, ठीक है। सभी को शायद काफी अच्छे से ये सभी बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को आप शेयर जरूर करते रहिए ताकि यहाँ पर जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है उसका बेनिफिट हर स्टूडेंट तक पहुंच सके, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट एग्जांपल, इलस्ट्रेशन 3.32। देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी मैंने डिटरमिनेंट के लिए आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला समझाया था और अब मैं डिटरमिनेंट भी एक्सपेंड करके दिखा देता हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको डिटरमिनेंट सॉल्व करना नहीं आता। तो देखिए, अब इसको एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो के अलोंग, ये फर्स्ट रो है, तो आपको यहाँ पर प्लस माइनस और प्लस साइन यूज करना है। अब आप प्लस आई कैप लिखेंगे और आई कैप जिस रो और जिस कॉलम में उनको आप डिलीट कीजिए। तो आई कैप फर्स्ट रो में इसको हटाओगे और फर्स्ट कॉलम में इसको हटाओगे, तो आपके पास आएगा -7 + 7 -2 एंड 2, फिर आएगा माइनस का जे कैप। अब जे कैप के साथ देखो मिडल रो एंड मिडल कॉलम और फर्स्ट रो को आप डिलीट करेंगे तो 1 7 3 एंड -2 आएगा, प्लस के कैप के साथ क्या आएगा, देखिए 1 -7 3 -2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इनको सॉल्व कीजिए, यहां से आपके पास आएगा -14 एंड +14 हो जाएगा, क्योंकि पहले आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर
इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन के साथ। मतलब क्या था, आई कैप पहले आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 और एक एक्स्ट्रा माइनस अपनी तरफ से हमें लिखना है। उसके बाद हमें -2 को 7 से मल्टीप्लाई करके -14 करना है। तो ये माइनस और माइनस मिलके यहाँ से क्या होगा, प्लस। अब आता है माइनस जे कैप, यहाँ से -2 एंड अगेन माइनस 7 3 जा 21 प्लस के कैप, यहाँ से आएगा -2 प्लस 21। तो यहाँ से तो आपके पास 0 आई कैप प्लस 23 जे कैप और प्लस 19 के कैप आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक कर दी है मैंने, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 7 के नीचे 2 था, ये 7 और 2, तो यहाँ पर मैंने 7 तो लिख दिया लेकिन 2 की वजह मैंने -2 किया। तो यहाँ पर आप +2 कीजिए एंड यहाँ से आएगा +2 और इनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ से आएगा -9 +19 अंदर से आएगा लेकिन एक माइनस बाहर भी है इसलिए +19 के जे कैप आएगा। ये आपके पास है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। नाउ आपसे पूछा गया है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वो कितना होगा, 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर और आप यहां से लिख सकते हैं 19√2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई डिटरमिनेंट ऑफ ए क्रॉस बी की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में लेट द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी सच दैट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखे आपको 3, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज √2/3 एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। ये आपके पास यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1। आपसे पूछे इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, तो ए और बी के बीच में एंगल कितना होना चाहिए। इसका फॉर्मूला मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड पे लिखवाया था, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ यहाँ पर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और आगे 1 है, यहाँ से आप 3 एंड यहाँ से √2/3 लिखेंगे और आगे उसके बाद साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा कितना आएगा, देखिए साइन थीटा आपके पास आएगा 1/√2 एंड थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से π/4। ठीक है, प्लीज वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिए ताकि ये फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हर स्टूडेंट तक पहुंच जाए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना सभी, क्योंकि यहाँ पर हम काफी अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि 12th बोर्ड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, जेईई मेन के लिए, जेईई एडवांस के लिए। ठीक है, इवन आप एनडीए के लिए, एयरफोर्स नेवी, इन सभी कॉम्पिटिशन टेस्ट के लिए इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको आप क्या करेंगे, देखिए इस ए वेक्टर को आप ए वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इस बी वेक्टर को आपने ए के साथ एंड फिर इसको बी के साथ मल्टीप्लाई किया। ओके, तो यहाँ से आपके पास आएगा माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको प्रॉपर्टीज में समझाया था कि आपके पास 0 वेक्टर है, उसके बाद ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है और माइनस, इसको भी मैंने फर्स्ट स्लाइड पर समझाया था कि माइनस बी क्रॉस ए को यहाँ से आप बी क्रॉस ए को क्या लिख सकते हैं, माइनस ए क्रॉस बी। तो आपके पास यहाँ से प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ जाएगा एंड बी क्रॉस बी को आप यहाँ से 0 वेक्टर लिख सकते हैं। तो आप देखिए आपके पास क्या यहाँ से आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विच इज राइट हैंड साइड। ओके, नेक्स्ट देखिए, ए वेक्टर आपके पास है
आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। बी वेक्टर में है 3i माइनस 2j प्लस 7k एंड सी वेक्टर में है 2i माइनस j प्लस 4k। आपको एक डी वेक्टर यहां से फाइंड आउट करना है जो कि परपेंडिकुलर है बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ऑल्सो सी डॉट डी दे रखा है आपको कितना 15। क्लियर। लेट डी वेक्टर इज इक्वल टू, आप यहां से डी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं क्योंकि वो परपेंडिकुलर ए और बी के साथ, तो डी वेक्टर को आप एज्यूम कर लो लैम्डा, एंड जब इसके परपेंडिकुलर है तो आप डिटर्मिनेंट का यूज कर सकते हैं आई जे के, और किसके परपेंडिकुलर है ए एंड बी के, तो ए के जो कंपोनेंट है वो है 1 4 2 3 माइनस 2 7। ठीक है। अब बी वेक्टर किसके इक्वल आएगा, देखो लैम्डा तो है बात, जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करना मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया है, आप खुद जरूर ट्राई करके देखिए, अगर डाउट आता तो आप मुझे लिखें, मैं दोबारा से इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप कैसे इसको लिखेंगे। तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास यहां से 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप आएगा। ठीक है। आई होप इसको आप खुद जरूर ट्राई करके देख सकते हैं कि कैसे मैंने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया। ऑल्सो आपके पास एक और कंडीशन है कि सी वेक्टर और डी वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 15। अब आप देखिए सी वेक्टर आपके पास ये है और डी वेक्टर ये है, तो इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, देखो लैम्डा तो है ही बात, 32 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 64। दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करना मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझा दिया था, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट हमने काफी अच्छे से खत्म किए हैं और उसके बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर इतने सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, तो प्लीज इसको आप कंप्लीट जरूर फॉलो कीजिए, कंप्लीट लेक्चर जरूर देखिए आप। ठीक है। तो अब आप इसको सी डॉट डी सोल्व करेंगे तो 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, उसके बाद माइनस जे को माइनस जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्लस का 1 हो जाएगा, एंड माइनस 14 इंटू 4 करेंगे तो यहां से आपके पास माइनस 56 आ जाएगा यहां से, और आगे आपके पास 15 है। यहां से आप सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आना चाहिए, देखिए 64 और 1 65, 65 में से 56 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से, तो 9 लैम्डा इज इक्वल टू 15, और लैम्डा इज इक्वल टू 15 अपॉन 9, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 5/3 आ जाएगा। और अब इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो वापस, क्योंकि आपसे सिर्फ डी वेक्टर ही पूछा गया था, तो देयरफॉर डी वेक्टर कितना आ जाएगा 5/3, एंड यहाँ से 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप। क्लियर। आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इफ ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, देखिए सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बनाते हैं। इस ट्रायंगल में ए, इसको बी और इसको आपने सी कंसिडर कर लिया, और ए पॉइंट के जो अपोजिट साइड है वो ए है, बी वर्टेक्स के अपोजिट में जो साइड ए सी है उसको आपने बी कंसिडर कर लिया, और सी वर्टेक्स के अपोजिट में जो साइड होगी उसको आपने स्मॉल सी कंसिडर कर लिया। क्लियर। अब आप यहां से क्या कर सकते हैं, आप इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे सकते हैं, जैसे बीसी वेक्टर को आप लिख दें यहां से ए वेक्टर। ठीक है। एंड जो सी ए वेक्टर है उसको आप बी वेक्टर, और ए बी वेक्टर को आप सी वेक्टर कंसिडर कीजिए। अब अगर एक ट्रायंगल है ये, तो ट्रायंगल में आपने क्या पढ़ा है कि तीनों वेक्टर्स जो एक ही डायरेक्शन में, उन सबका सम क्या होगा 0। इसको आप ट्रायंगल ऑफ एडिशन से प्रूव कर सकते हैं, जो हमने काफी पहले लेक्चर्स में फिनिश कर लिया था। अब यहां से आप कोई भी दो वेक्टर एक तरफ रख लें। फॉर एग्जांपल मैंने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को रखा
और सी वेक्टर को राइट साइड में लेके गया। अब मैं यहां से इसको दोनों तरफ ए क्रॉस से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो आपके पास ए था, आपने यहां से ए क्रॉस ए कर दिया प्लस ए क्रॉस बी कर दिया इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस सी कर दिया। और देखिए ए क्रॉस ए की वैल्यू आपके पास 0 वेक्टर आएगी, तो आपके पास बचेगा यहां से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए अगर मैं लिखता हूं तो यहां से माइनस इसका हट जाएगा, तो यहां तक आ जाएगा। क्लियर? और आप अब अगर दोनों तरफ इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हो तो आपके पास यहां से क्या आना चाहिए, सोचिए बात को। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जिसको आप सिंपल ए लिख सकते हैं, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिंपल बी लिख सकते हैं, और इन दोनों के बीच का एंगल लिखना है आपको। अब एंगल क्या होगा वो सोचो आप। देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए पहले, तो एक डायरेक्शन में तो नहीं है ये, मतलब एक डायरेक्शन का मतलब दोनों को इनिशियल होने चाहिए। तो बी वेक्टर तो बाहर निकल रहा है पॉइंट सी से, जबकि ए वेक्टर पॉइंट सी की तरफ आ रहा है। तो आप क्या करोगे, इसको आगे एक्सटेंड कर लो, और आप ये समझिए ये भी तो ए वेक्टर ही है। और अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, अगर ये जो एंगल है ये सी है, तो इस एंगल को आप क्या लिखेंगे, पाई माइनस सी, यानी कि 180 माइनस सी लिखेंगे। इसी तरह से सी क्रॉस ए की बात करेंगे तो सी ए कोस, सॉरी सी ए साइन। अब सी और ए की बात करते हैं। देखो सी और ए, सी वेक्टर और ए वेक्टर आउटसाइड है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, आप इसको भी आउटसाइड करने के लिए आगे एक्सटेंड कीजिए, तो ये आपके पास सी वेक्टर हो गया। तो ये जो एंगल है इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं पाई माइनस बी। आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट से निकलते हुए होने चाहिए दोनों एंगल, चाहे डॉट हो चाहे क्रॉस हो, या फिर वो दोनों अंदर की तरफ आ रहे हो। तो अब आप और क्या लिख सकते हैं इसको, देखो ए बी साइन पाई माइनस सी की जो वैल्यू होती है वो आती है साइन ऑफ सी, और सी ए इसको आप लिख सकते हैं आगे साइन ऑफ बी। क्लियर? यहां तक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर दो दोनों तरफ, किससे, ए बी सी से, मतलब ए बी साइन साइन सी को भी ए बी सी से आपने डिवाइड किया, एंड सी ए साइन बी को भी आपने ए बी सी से डिवाइड कर दिया। तो आप देखिए यहाँ से ए और बी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से सी एंड ए तो आप कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, और आप इसको थोड़ा सा और क्लियर करके लिख लें, साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से आपके पास, यहां से आपके पास आ जाएगा साइन सी अपॉन, और इसका रेसिप्रोकल कीजिए, रेसिप्रोकल करेंगे तो b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी आ जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लिया। सिमिलरली अगर आप यहां से आपने इस यहां पर c को राइट साइड में रखा है माइनस सी को, आप माइनस बी को भी रख सकते थे, माइनस ए को भी रख सकते थे। तो अदर टू केसेज आपके पास क्या आएंगे, अगर ए लोगे आप तो उसके अपॉन में साइन ऑफ ए, और बी लिखोगे तो उसके अपॉन में साइन ऑफ बी आ जाएगा। एंड अगर आप ए एंड सी का कॉम्बिनेशन देखोगे तो ए अपॉन साइन सी इज इक्वल टू ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू स्मॉल सी अपॉन साइन सी आएगा। तो आप यहां से इसको थर्ड इक्वेशन नाम देंगे, एंड फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों से क्या लिख सकते हैं आप, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। क्लियर? आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्लीज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए।
ताकि ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि हम यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे बोर्ड के लिए, जेई मेन के लिए और साथ ही साथ जेई एडवांस के लिए भी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला प्रूव करना है। देखिए कैसे इसको प्रूव करेंगे। मैं आपको यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला समझा रहा हूँ, आप साइन ए माइनस बी का भी यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप एक डायग्राम यहाँ पर बनाएं। देखिए आप दो यूनिट वेक्टर कंसीडर कीजिए, एक तो ओपी यूनिट वेक्टर और एक दूसरा यूनिट वेक्टर हो गया ओ क्यू यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यहां से मैं लिख रहा हूं लेट ओपी वेक्टर एंड ओ क्यू वेक्टर आर टू यूनिट वेक्टर। ठीक है, सच दैट जो पी ओपी वेक्टर है वो तो एंगल ए क्रिएट कर रहे हैं और जो ओ क्यू वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, 1 सेकेंड, अगर आप ऐसा करते हैं तो दोनों के बीच का एंगल ए माइनस बी आएगा। ठीक है, आप ए माइनस बी के लिए ये डायग्राम यूज कर सकते हैं, यहां से ये ए माइनस बी हो गया। ठीक है, बाकी प्रोसीजर वो रहेगा जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये डायग्राम किसके लिए रहेगा, ए माइनस बी के लिए। ठीक है, अब देखिए हम यहां से a प्लस बी के लिए कैसे इसको प्लॉट करेंगे। a प्लस बी के लिए देखिए a प्लस बी के लिए आपने यहां पर y एक्सिस और x एक्सिस को प्लॉट किया। आप इनको अलग अलग क्वाड्रेंट में लीजिए, OP वेक्टर एंड यहां से OQ वेक्टर, ये मैंने अलग अलग क्वाड्रेंट में ले लिया। यहां से ये एंगल A होगा, नीचे की तरफ ये एंगल B होगा जो OQ क्रिएट करेगा, एंड अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो होगा A प्लस बी। क्लियर, अब समझिए बात, क्या करते हैं आप यहां से एक परपेंडिकुलर डालते हैं। देखिए मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको यहाँ पर थोड़ा क्लियरली समझ में आ जाए। देखिए यहां से आपने परपेंडिकुलर डाल दिया इसके ऊपर और इसको नाम दे दिया m, एंड यहां से भी आपने एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को n नाम दे दिया। तो देखिए सबसे पहले आप ओपी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ऑफ एडिशन से ओपी वेक्टर को, इसको आप लिख सकते हैं ओ एम वेक्टर प्लस एम पी वेक्टर, और ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ओ एम वेक्टर को आप लिख सकते हैं ओ एम आई कैप, और एम पी को आप लिख सकते हैं एम पी को अलग, मतलब उसका मैग्नीट्यूड अलग, और जे कैप, क्योंकि वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। क्लियर, और क्या लिख सकते हैं, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ओ एम को आप क्या लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल में ओ एम को क्या लिख सकते हैं, मैं यहां पर लिख के बता रहा हूं, ओ एम अपॉन ओपी इज इक्वल टू कोस ऑफ ए, और यहां से आप ओ एम की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आएगा ओपी कोस ऑफ ए। आई कैप एम पी को लिख सकते हैं ओपी साइन ऑफ ए जे कैप। ओपी वेक्टर इज इक्वल टू, सिंपल ओपी जो है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू जो है वो कितनी रहेगी, 1। तो आप यहां से लिख सकते हैं कोस ए आई कैप प्लस साइन ए जे कैप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अगर ओ क्यू वेक्टर निकालना हो तो आप लिखेंगे यहां पर कोस बी आई कैप माइनस साइन बी जे कैप। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि अब की बार आप वाई डैश के डायरेक्शन में हैं। ठीक है, ओ से वाई डैश, और ये इक्वेशन नंबर होगी सेकंड। अब ओपी वेक्टर क्रॉस ओ क्यू वेक्टर फाइंड आउट कीजिए।
तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? एक तो आपके पास फॉर्मूला होता है ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ओ क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। इन दोनों के बीच का जो साइन ऑफ एंगल है ना, वो क्या होगा, यहां से ए प्लस बी। इन दोनों के बीच का एंगल हो गया ए प्लस बी। और क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इसके साथ इसकी डायरेक्शन भी होगी, और वो डायरेक्शन होगी यहाँ से के कैप। क्यों? ओपी वेक्टर एक्स एक्सिस का लॉन्ग है, ओ क्यू वेक्टर वाई एक्सिस का लॉन्ग है, तो इसका जो ओपी क्रॉस ओ क्यू होगा वो जेड एक्सिस का लॉन्ग होगा, मतलब ओ क्यू वेक्टर होगा। क्लियर? तो अब समझिए बात को आप, इसको इक्वेशन नंबर, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 नाम लिख दें। नाउ आप ओपी वेक्टर क्रॉस ओक्यू वेक्टर को डिटरमिनेंट की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप, ओपी का जो मैग्नीट्यूड है फर्स्ट इक्वेशन में आप देख सकते हैं कोस ए और साइन ए है जे के साथ, यहाँ पर साइन ए, यहाँ पर 0, और यहां से आएगा कोस बी माइनस साइन बी 0। अब आप इसको एक्सपेंड करेंगे अलोंग थर्ड कॉलम, तो जैसे आप इसको थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो के कैप के साथ आएगा आपके पास, इन दोनों को जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कोस ए साइन बी और माइनस साइन ए कोस बी। ठीक है? और आप यहां से क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो के कैप यहां से आएगा साइन ए कोस बी, जो पीछे था उसको आगे लिखा मैंने, और प्लस कोस ए साइन बी। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन नंबर 4 आ गया आपके पास। ठीक है? अच्छा, अच्छा एक इक्वेशन नंबर 3 में देखिए आप ओपी से ओ क्यू की तरफ आ रहे हो, ओपी से ओ क्यू। जब आप ओपी से ओ क्यू आ रहे हो तो आपकी डायरेक्शन ये है, तो आप डाउनवर्ड हो, वाई जेड एक्सिस के डाउनवर्ड। इसका मतलब यहाँ पर के कैप ना होके इसके साथ क्या आएगा, माइनस ऑफ के कैप। आप यहाँ पर एक एक्स्ट्रा माइनस साइन इंक्लूड कर लो इसके साथ। अब आप लिख सकते हैं यहां से फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ से क्या होगा, देखिए ओपी का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, ओ क्यू का मैग्नीट्यूड भी 1 है। यहां से आपके पास के का कोफिशिएंट क्या आएगा, माइनस साइन ए प्लस बी। ठीक है? और फोर्थ इक्वेशन से के का कोफिशिएंट माइनस साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी होगा। आप यहां से माइनस दोनों तरफ से कैंसिल कर देंगे और आपके पास ये फाइनल इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर? यही आपको यहां से प्रूव करना था। ठीक है? आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्वेश्चन करेंगे वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। उन क्वेश्चंस को आप जरूर ट्राई करके देखिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। ओके? देखिए एक तो क्वेश्चन ये, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके नेक्स्ट। ठीक है? यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप जरूर ट्राई करके देखिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। तब तक आप मुझे इस वीडियो में कमेंट में जरूर लिखिए जो भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आपको डाउट कर आ रहे हैं। ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, ताकि सभी स्टूडेंट्स तक ये फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पहुंच सके। ओके? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।